तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। मंडे का दिन, वीक की शुरुआत, और कल संडे, आप लोगों का संडे भी अच्छा गुजरा होगा। जहाँ तक कोरोना की बात है, दो तीन चीज़ें हैं। कहानी शुरू करूँ उससे पहले, एक तो ये कि लॉकडाउन 5 और शुरू हो चुका है। आज से भीड़ भाड़ तमाम चीज़ें पहले जैसी दिख रही, क्योंकि बहुत सारी छूट रियायत दी गई है। तो अब सड़कों पर ट्रैफिक जाम भी है, लोगों की भीड़ भी है, और पता नहीं अभी क्या होगा। इसलिए कि कुछ एक्सपर्ट्स और कुछ ऐसे रिसर्च बता रहे हैं कि इंडिया में कोरोना की जो तादाद है, जो फिगर है, जून जुलाई बड़ा क्रूशल है। 2 लाख के आसपास पॉजिटिव केसेस इंडिया में हो गए हैं। कुछ हफ्ते पहले की बात है, इंडिया कोरोना के जो केसेस, पॉजिटिव केसेस वर्ल्ड में थे, उसमें हमारा नंबर 30वां था। हम टॉप 30 कंट्रीज में शामिल थे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों के अंदर ही 30 से हम 25 पे आए, फिर 20 पर आए, 15 पे आए, 10 पे आए, बहुत तेज़ी से। और इस वक्त आज की डेट में 1 जून है आज, इंडिया कोरोना पॉजिटिव केसेस के मामले में 7वें नंबर पर है, सबसे ज़्यादा जहाँ केसेस हैं। और एक रिपोर्ट ये कह रही है कि अगले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर हम शायद 5वें नंबर पे होंगे, यानी टॉप 5 कंट्री जहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना से अफेक्टेड है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है जून और जुलाई और लॉकडाउन में अब जिस तरीके की छूट है, ये केसेस और बढ़ेंगे, टेस्टिंग और हुई तो और ज़्यादा बढ़ेंगे, और शायद जुलाई एंड तक इंडिया में कोरोना पॉजिटिव केसेस 20 से 21 लाख तक पहुंच सकता है। यानी उस हिसाब से अभी का फिगर देखें तो शायद हम अमेरिका से आगे निकल जाएंगे। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये भी है कि बहुत सारी बातें ये है कि बहुत सारे लोगों को एसिम्प्टोमेटिक कोरोना है, कोरोना हुआ भी, ठीक भी हो गया, पता भी नहीं चला। तो 5% सिर्फ ऐसे हैं जो थोड़ा सा, जिनके लिए केयर और बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत है। बाकी सब कोरोना हो भी रहा है और ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन ये सारे फिगर है तो वही है, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट मास्क है। अगर आप किसी के संपर्क में नहीं आते हैं, दूर से रहते हैं और मास्क पहनते हैं, तो एक तरह से आप 90 से 95% कोरोना से अपने आप को बचा लेते हैं। तो यही उपाय है, और दुआ यही है कि जून जुलाई की जो डरावने आंकड़े हैं, ऐसा ना हो, सब कुछ ठीक हो। लौटते हैं अब आज की कहानी के ऊपर। ये कहानी बिहार की है। कहानी जलपाईगुड़ी से पटना तक के एक सफ़र की है। कहानी बिहार के एक जज की है। कहानी उन जज साहब की एक बेटी की है। कहानी करीब 13 साल पुरानी है। बिहार में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उस वक्त बांका में पोस्टेड थे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में, सुभाष चंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र प्रसाद जी की एक बेटी जिसका नाम रानी अर्चना सिंह। अर्चना LLB की पढ़ाई कर रही थी, फाइनल ईयर में थी, और उसी वक्त 2007 में ही 29 अप्रैल को ही पटना के एक और लड़के, जो पटना का ही रहने वाला था, राजीव सिंह, उसके साथ अर्चना की शादी हो जाती है। जिस वक्त ये शादी होती है तब राजीव सिंह, उसका सिलेक्शन इंडियन रेलवे में एक इंजीनियर के तौर पर हो गया था, और उसकी ट्रेनिंग जोधपुर, अजमेर में होनी थी। तो शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए नहीं गए। 29 अप्रैल को शादी हुई, और इस दौरान में जो अर्चना है वो कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे रही थी। उनमें से एक एग्ज़ाम CDPO का भी था। CDPO मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अफसर का। 10 अगस्त को 2007 को इस एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, 10 अगस्त 2007 को, और इत्तेफाक से अर्चना जो है ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाती है। अखबार में रिजल्ट आता है, और उसी दिन शाम को राजीव सिंह, इस रिज़ल्ट के बारे में उसे भी पता था, वो अपनी पत्नी अर्चना को लेकर दार्जिलिंग के लिए निकल जाता है हनीमून मनाने। क्योंकि राजीव की शादी के बाद ट्रेनिंग की वजह से उसे हनीमून पे जाने का मौका नहीं मिला, छुट्टी पे जाने का मौका नहीं मिला। तो वो इस दिन, जिस दिन ये रिज़ल्ट आता है उसी दिन, और उस रिज़ल्ट में नाकाम रहती है अर्चना, वो उसे लेकर दार्जिलिंग चला जाता है ट्रेन से, पटना से जलपाईगुड़ी। किसी को बताता नहीं, अर्चना के घर वालों को भी नहीं मालूम। अगले दिन अर्चना की माँ फ़ोन करती हैं अर्चना को, तो अर्चना बताती है कि मैं तो दार्जिलिंग घूमने आई हूँ। तो माँ भी हैरत में होती है कि बिना बताए हुए बेटी वहाँ चली गई और किसी को पता नहीं। खैर, इसके बाद 1-2 दिन गुजरता है, अर्चना वहीं थी। 14 अगस्त को अब दोनों की वापसी थी पटना। दार्जिलिंग से दोनों पहुँचते हैं जलपाईगुड़ी, क्योंकि ट्रेन जो है वो जलपाईगुड़ी से ही आती है। दार्जिलिंग भारतीय रेलवे का ट्रैक है नहीं वहाँ तक।
पहाड़ी इलाका है, तो ट्रेन पकड़ने के लिए आपको जलपाईगुड़ी आनी पड़ती है। तो जलपाईगुड़ी से इन दोनों ने कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी। कैपिटल एक्सप्रेस के S1 कोच में दोनों का बर्थ था, रिजर्वेशन कंफर्म था। अर्चना को अपर बर्थ पसंद था सोने के लिए ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो एक बर्थ अर्चना अपर बर्थ पे और नीचे लोअर बर्थ पे राजीव सिंह। 14 अगस्त को दोनों वहाँ से चलते हैं। रात करीब 8:30 बजे ये ट्रेन कटिहार पहुँचती है। दोनों कटिहार जब ट्रेन पहुँचती है तो रात का खाना खाते हैं और करीब 8:45 के आसपास अर्चना ऊपर के बर्थ पे चली जाती है, राजीव नीचे होता है। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। रात बीतती है। सुबह करीब 6 बजे तक पटना पहुंचना था इस ट्रेन को। 5:10 या 5:15 के आसपास राजीव की आंख खुलती है। ट्रेन उस वक्त बख्तियारपुर, एक रेलवे स्टेशन है पटना से थोड़ी ही दूरी पर, जो नीतीश कुमार की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। तो राजीव की आंख खुलती है, देखता है कि ऊपर के बर्थ पे अर्चना नहीं है, लेकिन नीचे अर्चना का स्लीपर भी है, ऊपर पर्स भी है। वो इधर उधर वॉशरूम में जाकर देखता है, बाकी जगहों पे देखता है, को पैसेंजर से पूछता है, अर्चना कहीं नहीं थी। इसके बाद ट्रेन अब पटना पहुंच जाती है। घबराया राजीव अपने घर और अर्चना के घर वालों को बताता है। अर्चना के जो पिता, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, तो फिर अर्चना की माँ और बाप के कहने पे वो फिर मुकामा पहुंचता है और मुकामा में जाकर रेलवे पुलिस GRPF एक कंप्लेंट लिखाता है कि वो इस तरीके से जलपाईगुड़ी से आ रहे थे। रात खाना खाकर 8:45 बजे सोए। आखिरी बार उसने देखा ऊपर के बर्थ पर। सुबह 5:10 पे जब आँख खुली तो अर्चना अपनी बर्थ से गायब थी और उसके बाद से वो गायब है। रेलवे पुलिस कंप्लेंट लिखती है। मामला एक जज की बेटी का था। पटना से भी फ़ोन जाता है, पुलिस हरकत में आती है। इसके बाद चूँकि आखिरी बार कटिहार में खाना खाया था और कटिहार रेलवे स्टेशन क्रॉस किया था, तो अब जो कुछ भी था कटिहार से लेकर बख्तियारपुर के बीच में हुआ था। तो रेलवे पुलिस कटिहार से लेकर बख्तियारपुर तक या मुकामा तक हर जगह इन्फॉर्म करती है, पुलिस को बोलती है, प्लेटफॉर्म पे, हर स्टेशन पे खोजबीन होती है। स्टेशन के बाहर कुली से, बाकी लोगों से पूछा जाता है, कोई महिला रात को उतरी, निकली, किसी स्टेशन पे गई। उस वक्त ना CCTV फुटेज और इन सब का इतना ज़्यादा चलन में नहीं था, तो हर जगह से नाकामी मिलती है। कहीं से पता नहीं चलता है कि रात को कोई ऐसी महिला एक उतरी थी। इस दौरान में इस पूरे ट्रैक पे कटिहार से लेकर मुकामा तक और यहाँ कि कोई लावारिस लाश मिली हो, उसको ढूंढा जाता है, कोई नहीं पता चलता। वक्त बीतता जाता है। अब अर्चना की गुमशुदगी का कोई राज नहीं खुल रहा है। इसी दौरान एक गुमनाम फ़ोन आता है। ये मामला इसके बाद पुलिस के पास, और कहा जाता है कि यूपी के बिजनौर में एक अर्चना को देखा गया है और वहाँ बिजनौर में अर्चना किसी के साथ रह रही है। जैसे ही ये पता चलता है, पटना की गांधी मैदान पुलिस की एक टीम बिजनौर के लिए रवाना हो जाती है और पुलिस के पास एक गुमनाम कॉल आया था कि अर्चना बिजनौर में है। वहाँ जाकर पुलिस, वो जो सारा फ़ोन करने वाले ने जो भी लोकेशन बताया था, वहाँ ढूंढता नहीं मिलता। इस दौरान में पता चलता है कि बिजनौर में एक महिला की लाश मिली और उस महिला की कद काठी और बाकी चीज़ें भी अर्चना से बड़ी मेल खाती हैं। तो उस लावारिस लाश के पास फिर पुलिस पहुंचती है। उसके कपड़े पुलिस ने सारे रखे हुए थे मालखाने में। उन कपड़ों को देखती है, कपड़ों को घर वालों को दिखाया जाता है अर्चना के, बट वो कपड़े अर्चना के नहीं थे और वो लाश भी अर्चना की नहीं थी। घर वाले शुक्र मनाते हैं, लेकिन अर्चना का अभी भी कोई सुराग नहीं मिल रहा। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। इस दौरान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं पुलिस के सामने। क्या अर्चना का कोई अफेयर था और इस शादी से नाखुश थी और इसलिए वो कहीं चली गई, जैसे बिजनौर की खबर थी किसी और के साथ रह रही। दूसरा ये कि क्या राजीव का किसी के साथ कोई रिलेशन था और वो अपनी बीवी से खुश नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की जांच होती है। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव चीज़ ये कि शुरुआत में अर्चना के माँ बाप, मतलब जज साहब, उनकी पत्नी और अर्चना का भाई, ये सभी राजीव को लेके हमेशा ये कहते हैं कि नहीं, राजीव के ऊपर डाउट मत करो। इवन जब मीडिया सवाल करती है, और राजीव का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वो एक अच्छा लड़का, अच्छा इंसान है। तो खुद अर्चना के घर वाले राजीव का सपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन अर्चना का कुछ पता नहीं चल रहा। अब इस दौरान में सारी तरफ उसकी तलाश हो रही है, ढूंढा जा रहा है। अर्चना के पुराने रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं। कोई उसके दोस्तों से पूछताछ हुई, राजीव के घर वालों, उसके दोस्तों से पूछताछ हुई,
लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा। इसी दौरान 6 दिन गुजर जाते हैं। 21 अगस्त 2007 को कटिहार पुलिस से एक फ़ोन आता है, और वो फ़ोन चूँकि कटिहार पुलिस को भी मालूम था अर्चना की गुमशुदगी का, क्योंकि एक जज की बेटी का मामला था, और कहता है कि एक रेलवे ट्रैक के किनारे एक लाश मिली है, और वो लाश काफ़ी हद तक जो हुलिया बताया गया वो अर्चना से मिलती जुलती है, लेकिन लाश की हालत ऐसी नहीं कि पहचाना जा सके। और पुलिस ने बल्कि उस लाश का अंतिम संस्कार भी कर दिया था लावारिस करके, लेकिन उसकी विसरा और बाकी सैंपल सब रखे हुए थे। तो इसके बाद टीम पहुंचती है पटना से, उस लाश के सैंपल और विसरा सारी चीज़ें देखती है, पहचानने के लायक था नहीं, लेकिन फिर डीएनए कराया जाता है, और विसरा और बाकी चीज़ों का जब डीएनए कराया जाता है तो वो डीएनए अर्चना से मैच कर जाता है, और पता चल जाता है कि वो जो लावारिस लाश मिली थी दरअसल वो अर्चना की लाश थी। अब ये था कि अर्चना को किसी ने मार के फेंक दिया। अब जज साहब उनके घर में मातम छा जाता है, और अब ये है कि अर्चना का कौन दुश्मन हो सकता है। इस दौरान में अब धीरे धीरे घर वाले भी शक करने लगते हैं राजीव पे। राजीव का भाई एक दिन पुलिस के पास पहुंचता और कहता है कि इधर पता नहीं कई दिनों से जब से लाश मिली है, राजीव बार बार कह रहा है कि ये जो अर्चना की गुमशुदगी और बाकी जो केसेस हैं ये वापस ले लो। तो उसकी भी बीवी है, लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहा है, और इससे कुछ लेके डाउट हो रहा है। इसके बाद अचानक 5 सितंबर 2007 को, मतलब करीब करीब महीना गुजरने के आसपास था, अर्चना को गायब हुए हुए। अर्चना की मां गांधी मैदान पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और राजीव और उसकी पूरी फैमिली के 9 मेंबर के खिलाफ रिपोर्ट लिखाती हैं, और वो रिपोर्ट में ये लिखाती हैं कि शादी के बाद से ही राजीव दहेज के लिए तंग कर रहा था। अब ये खुलासा पहली बार हो रहा है, क्योंकि अभी तक शुरुआत में जब वो गायब थी अर्चना, तब अर्चना के घर वालों ने ही राजीव का सपोर्ट किया था। लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि पटना में एक जो फ्लैट था जो राजीव अपनी नई दुल्हन के साथ शिफ्ट करना था, उसके डेकोरेशन और बाकी सामान के लिए उसने 2 लाख मांगे थे, और कम दहेज देने की वजह से भी वो ताने मारता था। और फिर ये भी हुआ कि जिस दिन 10 अगस्त को ये रिज़ल्ट आया था CDPOs का, और उस दिन उस रिज़ल्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो राजीव को ये भी था कि ये कल को कम से कम अफसर बनेगी तो घर में पैसे आएंगे, इनकम होगा। लेकिन वो एग्ज़ाम जब रिज़ल्ट आया 10 अगस्त को और वो क्लियर नहीं कर पाई, तो राजीव को गुस्सा आया, और इसीलिए वो उसी दिन उसको लेकर अपने साथ दार्जिलिंग चला गया था। अब पुलिस पूरा तफ्तीश करती है, और इस तफ्तीश के दौरान ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके राजीव के खिलाफ शक पैदा करती जाती हैं। इस दौरान उस ट्रेन S1 कोच के चार्ट निकाले जाते हैं, और उस चार्ट के ज़रिए को पैसेंजर और बाकी लोगों से पूछताछ होती है। तो ये था कि आखिर अचानक 8:40 के बाद चलती ट्रेन से अर्चना कैसे गायब हो सकती है। तो उसमें जो सारी बातचीत हुई, उसके बाद पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार की, और इस रिपोर्ट में पुलिस ने ये माना कि राजीव गुनहगार है, और दहेज की वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई, और इन दोनों के बीच में ऐसे रिश्ते ख़राब थे, और राजीव ने ही ये सब कुछ किया। कटिहार तक का उसका स्टेटमेंट सही था। कटिहार स्टेशन गुजरा और उसके बाद वहीं पे लाश मिली थी। तो रात के वक्त जो भी हुआ उसी ट्रेन में अंदर, और सिर्फ राजीव और अर्चना थे, वहीं हुआ। तो को पैसेंजर से पूछताछ, दहेज की बात, एग्ज़ाम क्लियर ना करना, इन सारी चीज़ों ने पुलिस को एक पुख्ता सबूत दिया, और इसके बाद पुलिस ने राजीव के ख़िलाफ़ पूरा केस बनाया, और राजीव के घर वालों, माँ बाप और उनके जो अर्चना के ससुर और सासुआ थे उनके खिलाफ भी केस बनाया, उन लोगों को गिरफ्तार किया, मुकदमा चला, और लोअर कोर्ट ने राजीव को 10 साल कैद की सज़ा दी। एक पढ़ा लिखा इंसान जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके रेलवे में इंजीनियर बना, ट्रेनिंग ली, एक ऐसी बेटी जिसके पिता एक जज जो LLB की पढ़ाई कर रही है, जो और भी अगर उसको मौका मिलता, वक्त देता, राजीव देता, तो क्या पता वो
LLB के बाद वो भी जुडिशरी में होती, जज बनती या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दहेज के लालच की वजह से सिर्फ और सिर्फ मतलब 3-4 महीने पुरानी दुल्हन को इस तरीके से रास्ते से हटा दिया गया। आज भी ये कहानी जब पटना में बहुत सारे लोग सुनते हैं और जो जानते हैं इस जज परिवार को, तो उन्हें यही यकीन नहीं होता है कि एक राजीव सिंह जैसा पढ़ा लिखा शख्स इस तरीके की हरकत कर सकता है। लेकिन ये हुआ। एक जज की बेटी चलती ट्रेन से गायब हुई, उसकी मौत हुई और आखिर में फिर उसका पति उसको गुनहगार माना गया। अब ये कहानी का एक पहलू। अब यहाँ से दूसरी कहानी का एक पहलू और। ये जो पटना से लेकर कटिहार के बीच का रूट है, जहाँ आप जलपाईगुड़ी से जब आते हैं, ये एक अजीब चीज़ के लिए भी बदनाम है। कहते हैं कि पटना से कटिहार के बीच करीब 220 किलोमीटर का एक पूरा लेंथ है, पटरी है, और यहाँ बहुत सारे क्राइम होते हैं, डकैती, लूट, छीना झपटी। लेकिन इस रूट पे शादीशुदा औरतों के गायब होने का भी एक अजीब चलन है। 5 ऐसे केसेस हैं जिनमें पटना से कटिहार के बीच में एक मुंबई की फैमिली थी, एक बिहार की ही फैमिली थी, राजस्थान की फैमिली थी। लास्ट 2016 या 17 का केस था जिसमें वो गए और रात को सोए और उसका अचानक पता चला कि वो पत्नी गायब है। और ऐसे 5 इंसिडेंट इस ट्रैक पे हो चुके हैं अलग अलग ट्रेनों में कि इसी रूट पे अचानक शादीशुदा औरतें गायब हो गई हैं, जिसमें एक अर्चना भी थी, ये भी शादीशुदा थी और इसी कटिहार से बख्तियारपुर के बीच में गायब हुई थी। लाश कटिहार के पास मिलती है। तो ये एक अजीब चीज़ है। हालांकि इसके अलग अलग केसेस थे, अलग अलग जांच हुई, कुछ के खुलासे हुए, कुछ आज भी अनसॉल्व्ड है। तो ये ऐसा क्यों है पता नहीं, लेकिन मैंने कुछ लोगों को कहा इसकी डिटेल निकालने के लिए। तो एक बार इस 220 किलोमीटर का जो पूरा रहस्य है, जो पूरा ट्रैक है, उसकी कहानी क्या है, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को सुनाने की और बताने की डिटेल में। तो ये थी कहानी और आज कुछ नोट करके लाया हूँ। आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें हैं। एक सोनम वांगचुक हैं भूटान से। वांगचुक नाम सुनते ही मुझे 3 इडियट फिल्म याद आ जाती है। उसमें अपने आमिर खान का नाम यही था, शायद वांगचुक था, पहला नाम कुछ और। तो ये हमारे भूटान क्राइम तक फैमिली मेम्बर हैं। वेलकम आपका, थैंक यू वेरी मच मेल लिखने के लिए और तारीफ़ लिखने के लिए। और उम्मीद है भूटान से आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा। तो थैंक यू सोनम वांगचुक। इसके अलावा आराधना राहुल हैं और इन्होंने बड़ी अच्छी एक वीडियो भेजी है आवाज़ को बेहतर, मतलब गले को बेहतर करने के लिए बल्कि। तो थैंक यू आराधना आपका। मैंने देखा वीडियो और उससे काफ़ी कुछ अच्छा मिला भी जानने को। किरण कौर हैं और बेटा और बेटी के साथ ये अपने कहानी सुनते हैं। शायद इनकी बेटी अब डॉक्टर भी बनने वाली है। और पटियाला इन्होंने कहा कि कभी आएँ तो ज़रूर मिलें। बिल्कुल किरण कौर जी, जब भी मौका मिला मैं आपसे और आपके बेटे बेटी दोनों से ज़रूर मिलूँगा। इसके अलावा ईशांत शर्मा हैं, गुरप्रीत सिंह भट्टी हैं, जसवंत सिंह खालरा की कहानी सुनना चाहते हैं और मैं आपको वादा करता हूँ मैं कहानी जल्दी सुनाता हूँ गुरप्रीत सिंह जी। इसके अलावा सौरभ श्रीवास्तव हैं, इन्होंने कहानी की लिस्ट भेजी है, सुनाता हूँ आपको। सागर देव हैं, इन्होंने भी कहानी की लिस्ट भेजी है। AR सदरे हैं। इसके अलावा सुमन पॉल हैं और ये पाब्लो एस्कोबर की जो स्टोरी सुनाई थी, इन्होंने कहा कि मैंने एक जगह उन पर कहा था कि उसके 2 बेटे हैं, जबकि इनके हिसाब से एक लड़का और एक लड़की है। मैंने देखा आपके सुमन पॉल साहब उसके बाद, तो आप सही हैं, उनका एक बेटा और एक बेटी है। मैं कहानी में शायद 2 बेटा बोला तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पंडित सुरेंद्र शर्मा हैं और ये माताहारी जासूस जो है कहानी सुनना चाहते हैं, तो जल्दी सुनाता हूँ आपको। विकास कुमार हैं। आज की जो कहानी आपको मैंने अर्चना की सुनाई, ये विकास कुमार जी ने ही कहा था। तो थैंक यू विकास कुमार साहब, ये कहानी आप याद दिलाने के लिए। इसके अलावा राशिका कामकर हैं और गुरहीत सिंह हैं। राशिका कामकर ने भी एक वीडियो भेजा था। गुरहीत सिंह हैं और ये 7/7 लंदन बॉम्बिंग की कहानी सुनना चाहते हैं। गौहर जमाल हैं, इन्होंने भी कहानी एक लिस्ट भेजी है। निकेश करण हैं, ये नॉर्वे टेररिस्ट अटैक की कहानी सुनना चाहते हैं। मैं ज़रूर सुनाता हूँ निकेश जी आपको। इसके अलावा मनीष योगा हैं और अभी इन्होंने नेपाल की जब मैंने कहानी सुनाई थी इनको बड़ा अच्छा लगा। इनके साथ अजीब एक कहानी है, वो ये है
कि मनीष एक योगा गुरु हैं, सिंगापुर में रहते हैं और इनके अभी हाल में शादी हुई है मीनाक्षी से, वो नेपाल की हैं और इस वक्त इंडिया में है। तो उन्होंने कहा कि जब इंडिया और नेपाल के रिश्ते में कुछ कड़वाहट आती है तो इन्हें बड़ा बुरा लगता है, इसलिए कि एक तरफ इंडिया घर है और दूसरी तरफ नेपाल ससुराल। तो मैं यही चाहूँगा मनीष जी कि दोनों देशों के बीच में हमेशा रिश्ता अच्छा रहे, मधुर रहे, मीठा रहे और आप दोनों अच्छे रहे। नीलेश गोविंद राव हैं, इसके अलावा महुआ दे हैं और इनका कहना है कि तिहाड़ जेल में क्या अफजल गुरु का घोस्ट आज भी है। तो एक तो अफजल गुरु नहीं बल्कि वो अफजल गुरु के भूत की मैंने बात नहीं की थी। तिहाड़ में जो इससे पहले एक दूसरे क्या नाम था, एक और फांसी हुई थी जो कश्मीरी ही वो, लेकिन उनके बारे में था, तो अफजल गुरु के बारे में नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर वीपी सिंह आगरा से हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा मेल लिखा है। प्राग नाईधारिया हैं और ललित कुमार हैं, वर्ल्ड वॉर 3 की कहानी सुनना चाहते हैं जो अभी हुआ नहीं है, लेकिन इन्होंने कुछ और लिखा था। आगरा से हैं ये भी। तो थैंक यू आप तमाम लोगों का, थैंक यू मेल लिखने के लिए। मकबूल बट को फांसी हुई थी, तो मकबूल बट के फांसी के बाद मकबूल बट के भूत की बात तिहाड़ जेल में हो रही थी, अफजल गुरु की नहीं। लेकिन ये सब बातें हैं, हकीकत में किसी ने देखा नहीं है। आज क्राइम टीम फैमिली मेंबर में एक तो नियाल पांडा का हैप्पी बर्थडे, तो जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। इसके अलावा मेघा जी का आज हैप्पी बर्थडे है, मोहित अदा ने भेजा है, तो मोहित अदा साहब ने भेजा था मेघा जी के लिए, आपको हैप्पी बर्थडे। चौधरी रमेश जी हैं पाटन से, इनका भी आज जन्मदिन है, बहुत बहुत जन्मदिन आपको बधाई मुबारक। अविनाश सूर्यवंशी हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, तो अविनाश जी बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा आज विनय कुमार जी की मम्मी जो क्राइम तक की कहानी भी सुनती हैं बहुत, उनका भी जन्मदिन है, तो विनय कुमार जी आपकी मम्मी को बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे। साथ में राहिल खान और नगमा खान, इनकी आज शादी की सालगिरह, आप दोनों को बहुत मुबारकबाद। और एक हमारे और हैं क्राइम तक फैमिली के मेंबर रेनू कोहली और हेमंत कोहली। रेनू कोहली जी इस वक्त इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स में हैं और ड्यूटी पे हैं, और उनके पति हेमंत कोहली घर पे हैं। तो एनिवर्सरी है लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो कोई बात नहीं, पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई है आपकी शादी की सालगिरह की। तो कोशिश यही करता हूँ आप लोगों के जो मैसेजेस हों, जो लिस्ट हो, जो ख्वाहिश हो, शिकायत हो, शिकवा हो, प्यार हो, वो इसी तरह से आप लोगों से बांट सकें। तो आज इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।